नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास प्रविष्टि और आपका स्वागत है आज की नई क्राइम एपिसोड में। दोस्तों, आज की पहली कहानी उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के मडराक क्षेत्र की है। एक ऐसी कहानी जिसने सोशल मीडिया से लेकर गांव की चौपाल तक हर किसी को हैरान कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक प्यार की नहीं, बल्कि उस सस्पेंस की है जो समाज की सीमाओं, रिश्तों की मर्यादा और इंसानी जज्बातों को उलझा देता है। 38 वर्षीय अनीता, जो एक मेहनती गृहिणी थी, खेतों में काम करती, बच्चों को पढ़ाती, घर का खर्च संभालती। उसके पति जितेंद्र कुमार हर रोज शराब में डूबे रहते और तानों की बारिश करते। कभी चरित्र पर सवाल, कभी पैसों के लिए मारपीट। घर में एक ही सहारा था, बेटी शिवनी, जिसकी शादी 16 अप्रैल को होने वाली थी। लड़का था राहुल, 27 साल का। रिश्ता पक्का हो चुका था, तैयारियां जोरों पर थी। लेकिन तैयारियों के बीच एक रिश्ता और तैयार हो रहा था, अनीता और राहुल का। अनीता जब शिवनी के लिए कपड़े, गहनों की खरीदारी कर रही थी, राहुल अक्सर उनके साथ होता। वहीं से शुरू हुई बातचीत, फिर समझदारी, फिर हमदर्दी और फिर प्यार। राहुल को भी अनीता में एक ऐसा साथ दिखा जो उम्र से नहीं, एहसासों से जुड़ा था। राहुल खुद बताता है, जब मैंने अनीता जी को समझाया, वो रोने लगी। उसी दिन लगा ये रिश्ता कुछ और है। बेटी की शादी से 10 दिन पहले मां और दामाद लापता। गांव में हंगामा मच गया। जितेंद्र ने एफआईआर करवाई। गहनों और 3.5 लाख कैश की चोरी का आरोप लगाया गया। पुलिस की कई टीमें उत्तराखंड, कासगंज से लेकर नेपाल बॉर्डर तक भेजी गई। हर किसी की जुबान पर बस एक सवाल, सास दामाद संग भागी है या कुछ और साजिश है। इस बीच सोशल मीडिया पर अनीता और राहुल के सीसीटीवी फुटेज, होटल बुकिंग्स, कॉल रिकॉर्ड्स वायरल होने लगे। लोग कह रहे थे प्यार किया है या साजिश रची है। पुलिस, मीडिया और समाज के तानों से परेशान होकर 17 अप्रैल को राहुल और अनीता खुद दादों थाने पहुंच गए। थाने में अनीता ने जो पुलिस के सामने बयान दी, वो बहुत ही चौंकाने वाली है। अनीता ने अपनी बयान में साफ साफ कही कि हमने चोरी नहीं की, हमने सिर्फ प्यार किया है। अब हम साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यह सुनकर पति जितेंद्र और बेटी शिवनी सन्न रह गए। जितेंद्र ने कहा, अब बेटी की दूसरी जगह शादी करेंगे। थाने में दोनों पक्षों का आमना सामना हुआ। ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। अनीता ने साफ साफ कहा, मैं सिर्फ 200 रुपए और एक कीपैड मोबाइल लेकर गई थी। जेवर, कैश का आरोप झूठा है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राहुल और अनीता ने कहा, हमने शादी नहीं की थी, लेकिन नेपाल बॉर्डर तक साथ चले गए थे। होटल में रुके, एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन फिर लौट आए। क्यों? राहुल कहता है, हमने साथ रहना चुना, लेकिन डरते थे, पुलिस और समाज के डर से। अनीता कहती है, मेरे पास खोने को कुछ नहीं था। जिस रिश्ते ने मुझे सालों सिर्फ तकलीफ दी, उससे बेहतर राहुल का साथ है। 18 अप्रैल को अनीता का मजिस्ट्रेट के सामने बयान होगा और तभी तय होगी कहानी की अगली कड़ी। क्या अनीता और राहुल साथ रह पाएंगे? क्या जितेंद्र उन पर केस चलवाएंगे? क्या शिवनी अपनी मां और मंगेतर को माफ कर पाएगी? दोस्तों, ये सिर्फ एक स्कैंडल नहीं था, ये उन रिश्तों की परतें थी जो समाज के बनाए कानूनों से नहीं, इंसानी जज्बातों से बनती है। दोस्तों, दूसरी कहानी शुरू होती है बिहार के दरभंगा जिले का एक छोटा सा गांव मधुपुर से। वही की एक सीधी सादी लड़की थी पूजा कुमारी। उम्र कोई 25-26 की रही होगी, लेकिन आंखों में उम्मीदें अभी भी एक नई दुल्हन जैसी चमकती थी। उसकी शादी हुई थी हनुमानगढ़ गांव के रमेश राम से, जो सूरत में मजदूरी करता था। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था। रमेश का फोन हर रोज आता, बातें होती, वादे होते। पूजा को लगने लगा था कि चाहे दूर हो, रमेश उसे प्यार करता है। धीरे धीरे ये कॉल्स हफ्ते में एक बार हुए, फिर महीने में एक बार, और फिर खामोशी। 3 साल बीत गए। रमेश ने न तो कोई खर्चा भेजा, न कोई खबर ली। पूजा अब 2 बच्चों की मां थी, लेकिन एक पत्नी के रिश्ते में उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा था। ससुराल वालों का व्यवहार भी बदलने लगा। कुछ कहते थे अभी भी बैठी है, तो कोई ताना मारता, छोड़ गया, अब किसी और के सहारे जीना है।
इसी तन्हाई में एक दिन पूजा के हाथ आया फेसबुक, एक खिड़की जो बाहरी दुनिया से जुड़ती थी। यही उसकी मुलाकात हुई अनिल सहनी से। मधुपुर गांव का ही था, गरीब लेकिन दिल का अमीर। बातचीत शुरू हुई, फिर धीरे धीरे दोस्ती, और दोस्ती में छिपी एक गर्माहट। पूजा को लगा कि कोई है जो उसे समझता है, पर कहानी इतनी आसान नहीं थी। जब पूजा ने रमेश से तलाक मांगा तो रमेश ने साफ मना कर दिया। बोला, एक बेटा मुझे दे दो और दूसरे के साथ जहां जाना है चली जाओ। पूजा के लिए यह अपमान से भी बदतर था। फिर एक रात पूजा को कमरे में बंद कर दिया गया। उसे पीटा गया, भूखा रखा गया और कहा गया, मर जा, पर तलाक की बात मत करना। 10 दिन बाद पूजा किसी तरह छोटा बेटा लेकर भाग निकली। उसने अनिल को बुलाया। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। एक नई शुरुआत हुई, लेकिन पुराना डर अभी भी पीछा कर रहा था। 1 साल बीता। पूजा और अनिल अब साथ रह रहे थे, लेकिन उसी बीच पूजा के पहले ससुराल वाले 50 से 60 लोगों के साथ अनिल के घर पर चढ़ाए। चीखते चिल्लाते, बेटा चाहिए, हमें बच्चा वापस दो। पूजा कांप गई, पर अनिल अड़ गया। मैं पूजा और उसके बेटे को प्यार से रखना चाहता हूं, हमें चैन से जीने दो। अनिल की मां ने भी पूजा को बेटी की तरह अपनाया, लेकिन हर चीज इतनी सीधी नहीं थी। रातों में अनिल अक्सर चुपचाप बाहर फोन करता था। पूजा को शक हुआ। एक दिन उसने देखा एक पुरानी तस्वीर जिसमें रमेश और अनिल साथ खड़े हैं। पूजा को झटका लगा। क्या यह सब एक साजिश थी? पूजा ने चुपचाप जांच शुरू की। पता चला रमेश और अनिल कभी एक ही ठेकेदार के लिए काम करते थे। बाद में किसी बात पर अनबन हो गई थी। अब रमेश सिर्फ बेटे के बहाने अनिल को नीचा दिखाना चाहता था। पूजा को लगा जैसे वह फिर एक बार किसी और की चाल का हिस्सा बन गई है। पर इस बार वो चुप नहीं बैठी। वो थाने गई, कोर्ट गई, महिलाओं के लिए काम करने वाले एक एनजीओ से मदद ली। रमेश के खिलाफ घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। कोर्ट में लड़ाई शुरू हुई। रमेश के वकील ने पूजा के चरित्र पर सवाल उठाए, लेकिन पूजा ने सबूतों के साथ हर आरोप को झूठा साबित किया। अंततः कोर्ट ने फैसला दिया, बच्चों की कस्टडी पूजा को मिलेगी। रमेश को उनसे दूर रहने का आदेश दिया गया। अनिल ने पूजा से माफी मांगी, अपनी गलती मानी, कहा कि वो रमेश से दूर हो चुका है और उसका प्यार सच्चा है। अब फैसला पूजा को लेना था। क्या वो दोबारा किसी मर्द पर भरोसा करे या अपने दोनों बेटों के साथ अकेले नई जिंदगी शुरू करे? कई रातों की सोच के बाद पूजा ने अनिल का हाथ फिर थाम लिया, पर इस बार शर्तों के साथ। अगर कभी भी मुझसे कोई बात छिपाई, उसने कहा, तो मैं फिर किसी सहारे की मोहताज नहीं रहूंगी। अनिल ने सिर झुकाकर कहा, अब सिर्फ सच्चाई होगी, वादा है। और फिर पूजा ने पहली बार खुद को किसी की बीवी नहीं, एक औरत समझा, जिसने जिंदगी को अपने तरीके से जीने का हक पा लिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक औरत को अगर उसके बच्चों, उसके आत्मसम्मान और उसके प्यार के लिए लड़ना पड़े, तो वो किसी तूफान से कम नहीं होती। मैं हूं प्रभाष प्रविष्टि और आप सुन रहे थे क्राइम स्टोरी। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।